सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? जी जी मैडम। जी जी जी। आज विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित अनवरत व्याख्यान माला में जैसे प्रत्येक शुक्रवार को हम एक नए व्याख्यानकर्ता के साथ, एक नए स्पीकर के साथ आप सबके सामने उपस्थित होते हैं। आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ के साथ जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली बात है कि हमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का, स्मार्टफोन का एडिक्शन हो रहा है और वो हम अनजाने में, हमें पता नहीं है, हम नई इंफॉर्मेशन के साथ रूबरू होने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी हेल्थ को इग्नोर करके कर देते हैं। तो आज का टॉपिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैं समझती हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और अपने अपने स्थान पर अपने पेशेंट्स को, रुग्णों को, आतुरों को स्वस्थ करने के लिए आप उसका भरपूर उपयोग करेंगे। तो मैं आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के स्पीकर का आप सबके सामने परिचय रखना चाहूंगी। जैसे विषय तो आपको पता चल ही गया, सेल फोन एडिक्शन, स्मार्टफोन एडिक्शन एंड द मेंटल हेल्थ। डॉक्टर साहब डॉक्टर इला तन्ना, एसोसिएट प्रोफेसर, मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून में वर्तमान समय में आप कार्यरत है। और आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूंगी कि आपने BMS JS आयुर्वेदिक कॉलेज, JS आयुर्वेद महाविद्यालय नडियाद गुजरात से पूरा किया है। MD आपने रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में 2010 में, IPGTNRA वर्तमान समय में ITRA ITRA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात से आपने पूरा किया है। PhD भी सेम इंस्टीट्यूट आपने 2013 में कंप्लीट किया है। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 11 इयर्स का है। आपने अलग अलग 25 रिसर्च आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आपने अपने प्रकाशित किए हैं और आपने 2 चैप्टर अलग अलग बुक्स में एज ए पब्लिकेशन आपका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, एल्सेवियर पब्लिकेशंस यूनाइटेड स्टेट्स से है, और रोल ऑफ आयुर्वेदा इन द मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड ई लर्निंग चैप्टर है। और 2 बुक्स भी आपने लिखी हुई है, एक आम के ऊपर है, की एलिमेंट ऑफ द पैथोजेनेसिस एंड चित्त अवसाद, उसके ऊपर भी आपने वाइस वर्सा डिप्रेशन ऐसी एक पुस्तक लिखी हुई है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये पुस्तक पढ़ के भी बहुत लाभान्वित होते होंगे और हम आपसे अनुरोध करेंगे, हालांकि आज का टॉपिक नहीं है फिर भी, मगर इन बुक्स के बारे में भी आप हमें बताएं, क्योंकि जिसको आम ट्रीट करना आ गया, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर्स रहेंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका मेंटल हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो ऐसे विद्वान स्पीकर का मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। टू यू डॉक्टर इला जी। थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले मैं विश्व आयुर्वेद परिषद और उसमें भी स्पेशली हेतल मैडम की बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मेरे व्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए मैंने जो टॉपिक चूज किया वो है स्मार्टफोन एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ। में स्मार्टफोन और इंटरनेट का डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होने लग गया, लेकिन हम अपने यूज के लिए है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है वो कंपल्सिव बिहेवियर में जो है वो ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है और एडिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एडिक्शन में कन्वर्ट ना हो इसलिए हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है और इसकी वजह से ही बहुत सारी साइकोपैथोलॉजीज और टेक्नोपैथोलॉजीज का जो है ये एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। तो वैसे तो ये जो लेक्चर है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी ये लेक्चर का कंटेंट जो है वो बहुत यूजफुल लगता है। तो इस लेक्चर की शुरुआत जो है वो हम
सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही शुरू करेंगे। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर साइकोलॉजिकली कंप्लीटली हेल्दी। ऑफ कोर्स ये लेक्चर इंटरैक्टिव नहीं है, तो मैं आप सबके रिस्पॉन्स जो है, आप सब क्या रिप्लाई करोगे वो मैं नहीं जान पाऊंगी, लेकिन आप अपने आप को ही इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फील करते हैं कि आप साइकोलॉजिकली कंप्लीटली हेल्दी हैं? कई लोग कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं है कि हम कंप्लीटली हेल्दी हैं कि नहीं है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हम हेल्दी हैं। चलो इस क्वेश्चन को अभी एक साइड रखते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू यूज स्मार्टफोन्स। तो हम सब लोग जो है वो स्मार्टफोन का यूज करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि वाइल स्लीपिंग अपना फोन जो है वो तकिए के पास या नियर बाय अपना हाथ पहुंचे उतनी ही दूरी पे रखते हैं? तो मैक्सिमम लोग, हम में से नहीं, हर जगह पे सब लोग जो है वो अपना फोन उतनी ही दूरी पे रखते हैं कि अपना हाथ पहुंच जाए, या मैक्सिमम लोग तो अपने तकिए के नीचे ही, तकिए के पास में ही फोन रख के सोते हैं। How many of you regularly check WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. सोशल मीडिया एप्स जो है वो रेगुलरली कितने लोग चेक करते हैं? तो उसमें भी मैक्सिमम लोग या तो हम सब लोग जो है वो रेगुलरली इन सोशल मीडिया एप्स का जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग ये एडमिट करते हैं कि आप स्मार्टफोन एडिक्टेड हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल होगा, या हो सकता है आप थोड़ा डाउटफुल होंगे। तो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को इमेजिन करना है, और उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगी कि आप स्मार्टफोन एडिक्टेड हो कि नहीं हो। तो सिचुएशन ये है कि सपोज करो कि आपको 24 आवर्स के लिए एक रूम में बंद कर दिया जाता है, विदाउट स्मार्टफोन एंड विदाउट टीवी स्क्रीन। कोई भी स्क्रीन नहीं है वहां पे, स्मार्टफोन भी आपके पास नहीं है, और एक रूम में आपको बंद कर दिया जाता है। ऑफ कोर्स दैट रूम इज वेल वेंटिलेटेड एंड वेल कनेक्टेड टू नेचर। तो क्या आप अपने आप के साथ 24 आवर्स कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हैं? अगर आपके अंदर से जवाब आ रहा है कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ, विथ माई थॉट्स, तो आप स्मार्टफोन एडिक्टेड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मुझे तो रेस्टलेस फील होगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो ये एक अलार्मिंग साइन है, एक वार्निंग साइन है। यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं तो हैम्पर हुई है, आप स्मार्टफोन एडिक्टेड हो चुके हो। क्योंकि एक रिसर्च है जिसमें इन 11 स्टडीज researchers found that participants typically did not enjoy spending even 6 to 15 minutes in a room by themselves with nothing to do but think. Participants 15 मिनट भी अपने आप के साथ एक रूम में स्पेंड नहीं कर पाए, जब उनको कुछ नहीं करना है, बस सोचना है, बस अपने साथ रहना है। Many prefer to administer electric shocks to themselves instead of being left alone with their thoughts. बहुत लोग ऐसे थे जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लेना मंजूर था, लेकिन अपने आप के साथ एक रूम में अकेले रहना मंजूर नहीं था। Most of people seem to prefer to be doing something rather than nothing, even if that something is negative. बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जिसको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, चाहे वो कुछ नेगेटिव ही क्यों ना हो, और उसकी अपनी ब्रेन या कॉग्निटिव हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्यों ना पड़ रहा हो। रिसर्च डेटा सजेस्ट that an average user of smartphone checks their cell phone at least 100 times a day, और ये जो टाइम किल करता है 2 to 3 hours per a day।
हम 2 से 3 घंटा, एक एवरेज यूजर जो स्मार्टफोन का है वो 2 से 3 घंटा स्मार्टफोन यूज करता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम किल्ड इज इन यूजिंग सोशल मीडिया। इसमें से मोस्ट ऑफ टाइम जो किल होता है वो सोशल मीडिया यूज करने में किल होता है। अब हम स्मार्टफोन को एक साइड रखते हैं, अब हमारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल क्या है उस पर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं हमारे पास टाइम ही कहाँ है एक्सरसाइज करने का। कुछ लोग ऐसे होंगे हम रेगुलरली करते हैं। तब मैं पूछूंगी कि कितने मिनट के लिए करते हैं, तो कोई बोलेगा कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, जब जितना टाइम मिले, एज टाइम परमिट्स। तो रिसर्चर्स ये कहते हैं अगर एक्सरसाइज का आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ऑप्टिमम बेनिफिट लेना है, देन द सेशन शुड बी एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स लॉन्ग। 30 से 45 मिनट रोज एक्सरसाइज के लिए हमें स्पेंड करनी चाहिए। लेकिन हम इतने अवेयर नहीं हैं, हम सोशल मीडिया यूज करने में तो 2 से 3 घंटा चले जाता है, तब हमें नहीं लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर एक्सरसाइज के लिए हमें टाइम निकालना है तो हमारा माइंड हमें एक्सक्यूजेस देता है कि हम तो बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। How many of you practice stress relieving techniques like meditation, breathing techniques, yoga nidra, etc.? हम में से कितने लोग हैं जो कि ये स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज है? एक्चुअली 21st सेंचुरी का जो इंसान है, ही इज ब्रीदिंग अंडर वेरियस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम लोग जो है वो बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंडर में है। सबको अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज से ज्यादा चाहिए, हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं। तो इस एरा में अगर हमें सरवाइव करना है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन में अगर हमें सरवाइव करना है, कॉम्पीट करना है, तो हमें स्ट्रेस कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो है उसको अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना पड़ेगा। अब हमारी ये चॉइस नहीं है कि हम मेडिटेशन करें, हम प्राणायाम करें, लेकिन 21st सेंचुरी का जो इंसान है उसके लिए एक बहुत नेसेसिटी बन चुकी है इन जो स्ट्रेस कॉपिंग स्ट्रेटजीज है उनको अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना। हाउ मेनी ऑफ यू एंगेज योरसेल्फ इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक, हो सकता है कुछ लोगों को डांस पसंद हो, कुछ लोगों को गिटार बजाना, किसी को माउथ ऑर्गन बजाना, किसी को तबला प्ले करना, कुछ लोग ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इसके लिए स्पेशली, भले ही डेली बेसिस पे नहीं लेकिन वीकली बेसिस पे कुछ हम टाइम उसके लिए अलग से रखते हैं, या हम इन चीजों को फॉलो करते हैं? तो मुझे लगता है हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो न्यूट्रिशियस डाइटरी हैबिट्स? हम में से कितने लोग हैं जो आयुर्वेद में बताई गई है षड्रसात्मक आहार या तो अष्टो आहार विधि, विशेष आयतन जो बताए गए हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं? बताया गया है कि उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, जीर्णे अश्नियात, जब पहले का मील डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ही हमें नेक्स्ट मील लेना चाहिए। लेकिन हम क्या, जब मील लेते तो इतना कॉन्शियस है कि हम चेक करें कि हमारा पहले का मील जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। नेक्स्ट बताया है कि अजल्पन, अहसन, तन्मना भुंजित, माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। भोजन करते वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं तो मोस्टली घरों में एक कॉमन प्रैक्टिस पाई गई है कि टीवी सीरियल्स चला के हम थाली लेके बैठते हैं, खाना खाते हैं। छोटे बच्चों को भी खाना खिलाना होता है तो मदर्स जनरली कॉमन प्रैक्टिस देखी गई है कि मोबाइल सामने रख देते हैं ताकि बच्चा जो है वो फटाफट खाना खा ले। तो क्या ये माइंडफुल ईटिंग है? क्या हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं? आयुर्वेद में जो फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स बताई गई है, विषमासन, समासन, अध्यशन, विरुद्धासन, अजीर्णासन, क्या हम इन चीजों को अवॉइड कर पा रहे हैं?
क्या हम फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड कर रहे हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हमारी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप है? स्लीप का मतलब आप कितने घंटे सोए हैं, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपने 6 से 8 घंटे नींद करने के बाद जब आप सुबह में उठते हो तो रिफ्रेश फील करते हो कि नहीं करते हो? अगर 8 घंटे सोने के बाद भी जब आपका अलार्म क्लॉक बजता है या आपको कोई उठाता है तब आपको लगता है कि 15-20 मिनट और सोना है मुझे, तो इसका मतलब है कि आपकी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप नहीं है। आपको फिजिकल रेस्ट तो मिला है, लेकिन आपका माइंड जो है वो रात में एक्टिव स्टेट में रहा है, एक्टिव फेज में है। इसलिए आपको मेंटल रेस्ट जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, जिसकी वजह से सुबह में जब आप उठते हो तब आप रिफ्रेश फील नहीं करते हो। और इसका भी बहुत बड़ा कारण आज के इरा में देखने जाए तो स्मार्टफोन एडिक्शन है। रात को सोते वक्त भी हम क्या करते हैं? मोबाइल स्क्रॉल करते हुए ही, मोबाइल देखते हुए ही सोते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कंटिन्यूअसली हम अपने माइंड को इंफॉर्मेशन का ओवरलोड दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक टेक्नोपैथोलॉजी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पॉपकॉर्न ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो क्या है कि माइंड अपना नींद में भी क्या है, ओवर एक्टिव, जिसकी वजह से हमारी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप नहीं हो पाती है। तो अगर हम ओवरऑल रिफ्लेक्ट करें कि हमारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल क्या है, तो वी आर इंक्रीजिंगली लिविंग इन इंडोर्स इन आर्टिफिशियल नेचर फ्री एनवायरनमेंट। पहले बड़े घर हुआ करते थे जो कि अब नैरो फ्लैट्स में कन्वर्ट हो गए। तो प्रॉपर वेंटिलेशन जो मिलना चाहिए, नेचर के साथ कनेक्टेड जो हमारा होम होना चाहिए, वो बहुत सी जगह पे नहीं मिल पाता है। अगर हमारे डाइटरी हैबिट्स देखें तो वी आर कंज्यूमिंग हाई कैलोरी डाइट्स, वी आर वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। एक्सरसाइज के नाम पे हमारा माइंड हमें 10 बहाने देता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, या तो फिर हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना ही नहीं चाहते हैं। और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी जो है वो निग्लिजिबल है। वी आर इमर्स्ड इन एंड लिविंग थ्रू मल्टीमीडिया। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स भी वर्चुअल हो गए हैं, रिलेशनशिप्स भी वर्चुअल हो गई हैं। और अगर किड्स की बात करें हम, तो पहले ऐसा होता था कि बड़े घर हुआ करते थे, बड़े प्लेग्राउंड स्कूल में भी मिल जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, लैंड भी कम है, जिसकी वजह से घर जो है वो नैरो फ्लैट्स में कन्वर्ट हो गए। स्कूल्स में भी बड़े प्लेग्राउंड्स नहीं है, जिसकी वजह से जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन है, उनका माइंड भी डाइवर्ट हुआ है एनर्जी कंज्यूमिंग जो आउटडोर गेम्स है वहां से इंटरनेट और गेमिंग एडिक्शन की तरफ। इंडोर गेम्स जो है वो बच्चे ज्यादा प्रिफर करने लग गए हैं। वीडियो गेम्स, इंटरनेट पे घंटों घंटों टाइम स्पेंड करना, ये जो है हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है। हमारी सुबह कैसे होती है? जैसे ही अलार्म बजता है हम अलार्म ऑफ करते हैं और मोबाइल डेटा ऑन करते हैं। और जैसे ही मोबाइल डेटा ऑन करते हैं वी स्टार्ट रिसीविंग नोटिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वर्किंग मेल, पर्सनल मेल। हमें ये सारी चीजें चेक करनी होती है। हमें क्यों चेक करनी होती है ये चीजें? तो वी हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें एक डर है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे छूट ना जाए, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हमें जाननी होती है। उठने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट और कई बार तो आधे घंटे से पौना घंटा, 1 घंटे तक हमारा टाइम जो किल होता है ये सारे इंफॉर्मेशन चेक करने में। इन फियर ऑफ मिसिंग आउट what others are doing, we are just missing our own real world. जिसकी वजह से क्या हुआ है कि WHO ने जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2020 पे जो डेटा पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंगली एंजाइटी और डिप्रेशन का जो है प्रिवलेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
10 में से 1 इंसान जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार है। सुसाइडल रेट्स जो है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ डिमांड और सप्लाई का जो है वो ह्यूज गैप है। एक्चुअली पर 1 लाख पॉपुलेशन 3 सिकियाट्रिस्ट और 3 साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, लेकिन अगर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन, तो इंडिया में पर 1 लाख पॉपुलेशन 0.3 सिकियाट्रिस्ट और 0.07 साइकोलॉजिस्ट है। तो ये ह्यूज डिमांड सप्लाई का गैप है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रिवलेंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सुसाइडल रेट आर इंक्रीजिंग, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, और जिसकी वजह से कुछ टेक्नोपैथोलॉजीज जो है वो अराइज हुई है। We are really underestimating the importance of lifestyle as a cause of psychopathologies and technopathologies as well as for treating psychopathologies. हम लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है, स्मार्टफोन एडिक्शन एक बहुत बड़ा कारण है साइकोपैथोलॉजीज या तो टेक्नोपैथोलॉजीज का, जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और इवन लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो साइकोपैथोलॉजिस्ट ट्रीट करने में उसका जो इम्पोर्टेंस है हम उसको भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर टेक्नोपैथोलॉजिस्ट की हम बात करें जो इस एरा में अराइज हुई है, उसमें सबसे पहला है पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है? तो ब्रेन रैपिडली जम्प्स फ्रॉम वन थॉट टू अनदर सिमिलर टू द फ्रीक्वेंट पॉपिंग ऑफ पॉपकॉर्न कर्नल्स इज नोन एज पॉपकॉर्न ब्रेन। जैसे पॉपकॉर्न कर्नल्स उसको हम हीट पे रखते हैं तो 1 बाय 1 कैसे पॉपअप होते हैं पॉपकॉर्न, वैसे ही हमारे ब्रेन में स्मार्टफोन या सोशल मीडिया की ओवर यूज की वजह से क्या है कि रैपिडली ब्रेन जो है वो एक थॉट से अनदर थॉट पे शिफ्ट होता रहता है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉन्स्टेंट मल्टीटास्किंग ऑन आवर मेंटल स्टेट, इसकी वजह से ये पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम जो है वो डेवलप होता है। पॉपकॉर्न ब्रेन कैन प्ले अ गेम विथ यू, मेकिंग यू बिलीव दैट यू हैव अनमैनेजेबल टास्क एंड टू लिटिल टाइम। अब इसमें होता क्या है कि आपका ब्रेन जो है वो आपके साथ गेम प्ले करता है। आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा काम, अनमैनेजेबल टास्क है और आपके पास बहुत ही कम टाइम है। और चीज जो इसमें होती है वो क्या होती है? कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड ड्यू टू फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस। जब भी देखिए आप, मोबाइल तो हमारी बॉडी का ही एक पार्ट हो गया है, हमारे पास हमेशा मोबाइल साथ में ही रहता है, जिसकी वजह से क्या है, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो फ्रिक्वेंटली ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं हम चेक करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली इंटरप्शन होता है ये मोबाइल की वजह से। तो कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस जो है वो मोबाइल की वजह से हो रहा है। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, हमें बहुत स्ट्रगल होता है अगर डीपली किसी सब्जेक्ट में हमें इन्वॉल्व होना है तो हमारा अटेंशन स्पान जो है वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। फीलिंग ओवरवेल्म, sensation of being overloaded with information and tasks leading to stress and a sense of chaos, एक माइंड में chaos जो है वो क्रिएट हो जाता है। और सोशल मीडिया ओवर यूज की वजह से क्या होता है, वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग फॉर सोशल अप्रूवल, हमें सोशल वैलिडेशन चाहिए, हम कुछ भी चीज करते हैं उस चीज के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका सिम्टम जो है वो कांस्टेंट बिजीनेस, हमारा माइंड हमें कहता है कि हम बहुत बिजी हैं। परसीविंग अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ बिजीनेस विदाउट अकम्प्लिशिंग सिग्निफिकेंट टास्क ड्यू टू मल्टीटास्किंग। अब इतना ब्रेन में ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का, हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन वो बिजीनेस का अगर हम आउटपुट देखें, सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट, हमारी अचीवमेंट क्या है, तो वो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हम बिजी बहुत है, लेकिन किस चीज में बिजी है, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, तो वो इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये तो है पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। दूसरी टेक्नोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें, दूसरा डिसऑर्डर है फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। ये तो फेसबुक है, इसमें हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम।
फेसबुक अब थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है न्यू जनरेशन के लिए। न्यू जनरेशन जो है वो इंस्टाग्राम यूज करने लग गई है, तो उनको इंस्टाग्राम का एडिक्शन है। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? देयर इज अ कंपेयर एंड डिस्पेयर फिनोमेना। जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे किसी की पोस्ट देखते हो, तो यू स्टार्ट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को सामने वाले की लाइफ से कंपेयर करने लगते हो, और आपको फील होता है कि हाउ सक्सेसफुल ही और शी इज, हाउ एक्साइटिंग देयर लाइफ इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ मेनी फ्रेंड्स ही और शी हैज। उनको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सोशल मीडिया ऐप पे। एवरीबडी यू नो, आप किसी की भी पोस्ट देख लेंगे ना, तो आपको फील होगा एवरीबडी यू नो इज हैविंग मच बेटर लाइफ देन यू। If you are already feeling vulnerable and the voice inside your head is telling that you are not good enough, Facebook or Instagram or any social media app provides you the ideal looking glass to your such feeling. अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आप इनसिग्निफिकेंट हो, तो ये सोशल मीडिया ऐप जो है वो आपको आइडियल लुकिंग ग्लास, आपकी ये फीलिंग्स को और ज्यादा फ्यूल देंगे। And this comparison will make you feel that you are nothing and will lead you towards anxiety and depression. Unfortunately, हम समझते हैं कि ये पोस्ट जो है वो exaggerated है। Unfortunately, even if we deep inside know that these posts are exaggerated and often don't symbolize the truth, but our weak brain can use them as a fuel to sink our self-esteem even further. हम लोग फिर भी, हमारी एज जो है वो फिर भी प्रैक्टिकल है, हमारे ब्रेन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक कोई टीनेजर सोशल मीडिया ऐप पे ये पोस्ट देखता है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है। तो अगर उसके अंदर कहीं पे भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने लिए नेगेटिव फीलिंग है, तो सोशल मीडिया एप्स जो है वो उनकी सेल्फ एस्टीम को इवन फर्दर डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज इस डिसऑर्डर में होती है, दैट इज कंपल्सिव बिहेवियर। अब जब भी कोई अपनी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया ऐप पे डालते हैं, फिर आपका बिहेवियर कंपल्सिव हो जाता है एवरी 5 to 10 मिनट्स, और कभी कभी तो उससे भी कम टाइम ड्यूरेशन पे आप अपना फोन चेक करते हैं। क्यों फोन चेक करते हैं? यू आर लुकिंग फॉर लाइक्स एंड सोशल अप्रूवल। आप देखते हैं कि अरे कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने लाइक किया, क्या कमेंट्स आई, कितनी कमेंट्स आई। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग फॉर सोशल अप्रूवल। हमें समझने की जरूरत है कि 72 likes on your photo may make you feel great about yourself for some few hours or maybe for some few days, but it doesn't change how you feel about yourself deep inside. फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर का और एक बड़ा ड्रॉबैक है कि यू कांट मूव ऑन इजीली फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप। किसी के भी बारे में हमें चेक करना है तो कोई भी पर्सन हमारे लिए बस 1 क्लिक अवे है। अगर आपका पास में ब्रेकअप हुआ है और आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया ऐप जो है वो आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, क्योंकि किसी के भी बारे में जानना है तो आपको तो बस एक क्लिक ही करना है। तो पास्ट रिलेशनशिप से भी आप जल्दीली मूव ऑन नहीं हो पाते हो। और एक डिसऑर्डर जो है वो है बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर। अब ये बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर में होता क्या है कि उस पर्सन को अपने बॉडी, एक तो अपीयरेंस के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग है अपने अपीयरेंस के लिए, कहीं ना कहीं अपने बॉडी पार्ट्स को लेके या अपने अपीयरेंस को लेके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो psychiatrists and researchers have seen a clear link between taking lots of selfies and body dysphoric disorder. 2/3 of patients suffering from body dysphoric disorder have a compulsion to take lots of selfies and upload on the social media. तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है किसी को अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, किसी को अपनी हाइट, कोई अगर शॉर्ट हाइटेड है तो वो वैसे एंगल से
अपने फोटोज क्लिक करेंगे जिसमें वो टॉल दिखे। तो ऐसे बहुत सारे, किसी का नोज फ्लैट है, किसी न किसी बॉडी पार्ट को लेके कुछ तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स उस पर्सन में है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होता है। ऐसा इंसान बार बार मिरर में अपने आप को चेक करता है। तो ये कुछ है जो टेक्नोपैथोलॉजिस्ट इन दिनों में एज अ डिसऑर्डर हमारे सामने आई है। हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया ऐप जो हैं, दे आर ग्रेट मीडियम फॉर शेयरिंग, बट ओवर यूज और मिस यूज ऑफ दीज मीडिया कैन लीड यू टू मेनी मेंटल डिसऑर्डर्स। अब हम आते हैं स्मार्टफोन्स और किड्स। स्मार्टफोन एडिक्शन का किड्स की मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो हम सब जानते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और चाइल्ड भी या तो एक बच्चे, दो बच्चे, मतलब दो बच्चे भी अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब तो वन चाइल्ड का कंसेप्ट ही आ गया है, जिससे होता क्या है कि पेरेंट्स, मोस्टली बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। अगर कोई हाउसवाइफ भी है तो वो अपने हाउस होल्ड में इतना बिजी है कि कांस्टेंट अटेंशन जो है वो अपने चाइल्ड को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों को एंगेज कौन कर सकता है? दूसरा बच्चा ही कर सकता है। लेकिन सिंगल चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से बच्चे को एंगेज करने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को स्मार्टफोन देना पड़ रहा है। लेकिन इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये कुछ रिसर्च स्टडीज के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। Multiple studies have shown atrophy, shrinkage or loss of tissue volume in gray matter areas in kids with internet and gaming addiction. जिन भी बच्चों में इंटरनेट एंड गेमिंग एडिक्शन है, उनमें जो ग्रे मैटर एरियाज हैं उसमें श्रिंकेज या तो एट्रोफी पाई गई। और एरियाज जो मेनली अफेक्ट होते हैं उसमें है फ्रंटल लोब। अब ये फ्रंटल लोब करता क्या है? It governs executive functions such as planning, prioritizing, organizing, problem solving and impulse control. अगर स्मार्टफोन एडिक्शन या इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन की वजह से फ्रंटल लोब का ग्रे मैटर जो है वो उसमें एट्रोफी होती है, तो ऐसे बच्चे में क्या सिम्टम्स मिलेंगे? ऐसे जो किड्स हैं वो अपनी चीजों को अच्छे से प्लान नहीं कर पाते हैं, स्केड्यूल अपना प्लान नहीं कर पाते हैं, चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते हैं, वो बहुत मेसी वे में, केओस वे में रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी उनकी कम होती जाती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अफेक्ट होता है वो है इंसुला। इंसुला, द फीलिंग साइड ऑफ इमोशन. A finding of particular concern was damage to an area known as insula, which is involved in our capacity to develop empathy and compassion for others. Insula की वजह से ही क्या होता है कि एम्पथी या कंपेशन डेवलप करने की कैपेसिटी जो है वो हमारी डेवलप हो पाती है। लेकिन इंसुला अफेक्ट हो गया तो ऐसे बच्चे भी जो होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं, उनको एम्पैथी या कंपेशन, किसी दूसरे के प्रॉब्लम्स के लिए वो कभी भी, मतलब वो बहुत ही, उनकी सेंसिटिविटी बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा स्टबबोर्न हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिहेवियरल या तो इमोशनल जो है वो चेंज बच्चे में देखने को मिलता है। A 2010 study of cell phone radiation noted that in general and on average, children suffer a higher exposure of their brain regions than adults. अब ऐसा क्यों है? तो when used by children, American Academy of Pediatrics agrees that when used by children, the average radio frequency energy deposition is 2 times higher in the brain and 10 times higher in the bone marrow of the skull when compared with mobile phone used by the adults. अब एक एडल्ट और एक किड स्मार्टफोन का यूज करता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इम्पैक्ट किसको ज्यादा पड़ेगा? तो
किड अगर यूज करता है तो उसके स्कल टिश्यू में रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का जो डिपोजिशन है वो 2 टाइम्स हायर होता है और बोन मेरो ऑफ द स्कल में 10 टाइम्स हायर होता है, क्योंकि ये टिश्यूज जो है वो थिनर होते हैं बच्चों में। Another study found that people who begin using cell phones before the age of 20 are at an even higher risk for developing brain tumors than the people who begin using these cell phones as adults. Brain tumor होने के chances भी बहुत ज़्यादा हैं अगर before the age of 20 years आप smartphone addict हो जाते हो तो। This is because the closer proximity of the source of radiation to the brain of kids. They have thinner tissues and bones than the adults. अब जिस भी चिल्ड्रन में जो भी किड्स पे सेलफोन एडिक्शन है, दे आर मोर लाइकली टू डेवलप एडीएचडी। एडीएचडी का शिकार होते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चों में इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन और एक चीज जो कि और एक रिसर्च स्टडी है जो कि बताती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर्स जो है वो स्मार्टफोन का ओवर यूज करती हैं तो होने वाले बच्चे जो हैं दे कैन बी हाइपर एक्टिव और दे माइट हैव इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ऐसे बच्चे जो हैं उनको ट्रबल होती है दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होने में। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में भी अगर मदर ओवर यूज कर रही है तो उसका भी बच्चे की मेंटल हेल्थ पे उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Grades 7 to 12 students who spent over 2 hours per day on social media reported higher depression, anxiety and suicidal thoughts. अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है। मेमोरी मतलब रिटेंशन जो है वो नहीं हो पाता है इंफॉर्मेशन का, जो भी वो पढ़ते हैं वो रिटेन नहीं हो पाता है। तो मेमोरी की कंप्लेंट लेके बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो वहां पे हमें क्या समझने की जरूरत है कि रिसर्च फाउंड दैट इन ऑर्डर टू स्टोर मेमोरीज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरीज देयर इज अ 2-step प्रोसेस। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन टेक्स न्यू इंप्रेशंस एंड स्टोर इट इन अ टेम्पोरल प्लेस, and in order to take these memories and moving them into long term memory place we need to our brain rest। हमें अपने ब्रेन को रेस्ट देने की जरूरत है, तभी वो टेम्पोरल प्लेस से लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लेस में वो इंफॉर्मेशन जो है वो शिफ्ट हो पाती है। तो बहुत सारे बच्चे ये जब कंप्लेंट्स लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अगेन स्मार्टफोन एडिक्टेड तो वो बच्चा नहीं है, स्मार्टफोन ओवर यूज तो नहीं कर रहा है, ये एक जो है निदान को हमें कंसिडर करने की जरूरत है। इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड इट्स वर्थ रिमेम्बरिंग दैट अ स्मार्टफोन्स आर नॉट द ओनली थिंग दैट नीड्स अ रेगुलर रिचार्ज। सिर्फ हमारे स्मार्टफोन नहीं है जिसको रेगुलर रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। अवर माइंड्स क्लियरली डू टू। हमें अपने मन को अपने ब्रेन को भी रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती। और ये ब्रेन को हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं? तो कुछ स्लीप जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हमारी पूरी सिस्टम को रिफ्रेश करता है। ठीक है, तो नींद जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके साथ योग है, प्राणायाम है, योग निद्रा है, कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे ब्रेन को रेस्ट देने के लिए। अच्छा, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब हमारे एक सर थे, मैथ्स के एक सर थे, मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाते थे वो। और वो सर हमें बोलते थे कि एग्जाम के टाइम पे जो कंप्लेंट हमें होती है कि हमें याद नहीं रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? जनरली हम पढ़ाई करने के बाद कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। वो हमें बोलते थे कि पढ़ाई करने के बाद आप सो जाओ। तो अब इस चीज को मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि पढ़ाई करने के बाद अगर आप सो जाते हो, आप अपने ब्रेन को रेस्ट देते हो, तो वो जो हमने पढ़ा है उसको टेम्पोरल प्लेस से लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लेस में जो है वो शिफ्ट कर सकता है ब्रेन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर सो मच एडिक्टेड टू स्मार्टफोन। हम इतना स्मार्टफोन के एडिक्टेड क्यों हैं?
तो इस पे भी एक रिसर्च हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2011 में जो रिसर्च हुआ, जो बाद में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुआ उसके प्रोसीडिंग में, वो बताता है कि शोइंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्व्स stimulates or activates the same part of the brain that is related to pleasure, the same pleasure what we get from earning money, eating food or even while having sex. तो ब्रेन का जो प्लेजर सेंटर जो है वो स्टिम्युलेट होता है सोशल मीडिया के यूज से या सोशल मीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम स्मार्टफोन एडिक्टेड होते चले जाते हैं। ये तो हो गया कि स्मार्टफोन एडिक्शन से क्या हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन अब इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या चीजें अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मार्क ट्वेन वंस सेड, ईट अ लाइव फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड नथिंग वर्स विल हैपन टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। जिसका मतलब है कि सुबह में उठ के सबसे पहली चीज जो आपने करनी चाहिए, दैट शुड बी द मोस्ट चैलेंजिंग वन। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह में उठते हो तो आपका विल पावर जो है वो अपने हाई पे होता है, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे आपका विल पावर भी लो होता चला जाता है। तो सुबह में उठ के जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो थ्राइस बेटर हो जाती है, 3 टाइम्स बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज को आपका ब्रेन जो है वो एज ए स्ट्रेस परसीव करता है, और स्ट्रेस के अगेंस्ट में फाइट और फ्लाइट फिनोमेना जो है वो एक्टिवेट करता है, जिसके चलते क्या होता है कि बीडीएनएफ और एंडोर्फिन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। बीडीएनएफ क्या है? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जिसकी वजह से माइंड में क्लैरिटी आती है, जिसकी वजह से आप एक पॉजिटिव डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं। दूसरा एंडोर्फिन्स, जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, वो सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट की फीलिंग जो है वो मिनिमाइज होती है, आपके पेन रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक होते हैं, और फीलिंग ऑफ प्लेजर जो है वो आप एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सरसाइज की वजह से आपका मूड एलिवेट होता है, सेरोटोनिन इंक्रीज होता है, डोपामिन इंक्रीज होता है, एंड एंडोर्फिन्स जो है वो भी सिक्रीट होते हैं। एक्सरसाइज इंक्रीजेस ब्रेन वॉल्यूम, वस्कुलराइजेशन, ब्लड फ्लो एंड फंक्शनल मेजर्स। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक्सरसाइज का आपको अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे ऑप्टिमम बेनिफिट लेना है, देन द सेशन शुड बी एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स लॉन्ग। विद इन अ मंथ आपको फिजिकल बेनिफिट्स जो है वो एपरेंट होने लगेंगे, और मेंटल और कॉग्निटिव लेवल पे अगर आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट देखना है तो आपको 6 मंथ्स तक रेगुलर एक्सरसाइज 30 to 45 मिनट्स के लिए डेली करनी है, तो आपके ब्रेन पे और कॉग्निटिव स्किल्स पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो एक्सपीरियंस होगा। तो इतने पॉजिटिव बेनिफिट्स देख के हम एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आज से हम जब भी सुबह में उठेंगे तो नो मोबाइल, नो चाय, नो कॉफी, एंड नो मोर एक्सक्यूजेस प्लीज। जस्ट स्टार्ट मूविंग इमीडिएटली। जैसे ही आप अपना नित्यक्रम कंप्लीट करते हो, आप अपने माइंड को बिल्कुल भी टाइम मत दीजिए। जैसे ही आप अपने माइंड को टाइम देते हो ना, आपका माइंड जो है वो प्रोकास्टिनेट करने लगता है, आपको बहाने देने लगता है कि अभी मुझे ये काम है, ये करके बाद में करता हूँ। लेकिन अगर आपको रिगरसली इस चीज को फॉलो करना है तो आप अपने ब्रेन को स्पेस ही मत दो कोई एक्सक्यूजेस देने का। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्रूविंग योर लाइफ इन एवरी सिंगल एरिया। कुछ योगासन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे सिंहासन है विच इज गुड फॉर गेनिंग करेज एंड लाइटनिंग द इमोशनल लोड। वीरभद्रासन जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मत्स्यासन, बालासन जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो फीलिंग है उसको प्रमोट करता है। सुदर्शन क्रिया योग,
जो आर्ट ऑफ लिविंग में जाते होंगे वो सब लोग जानते हैं। बेसिकली सुदर्शन क्रिया योग क्या है? अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति, इसका कॉम्बिनेशन है, रिदमिक ब्रीदिंग है। तो सुदर्शन क्रिया योग जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, एम्स और निमहांस में ये रिसर्च हुआ है, ठीक है। तो जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और जो नहीं करते वो पर्पल कलर से कंट्रोल ग्रुप जो है वो दिखाया गया है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्लू से दिखाया गया है। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें लेक्टेट लेवल, लेक्टेट क्या है? एन इंडिकेटर फॉर टेंशन एंड स्ट्रेस, वो कितना सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है कंट्रोल की तुलना में, आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ग्लूटाथायन को इंक्रीज करता है। ये सुदर्शन क्रिया योग अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अगेन देखते हैं कंट्रोल की तुलना में जो प्रैक्टिस करते हैं उनका ग्लूटाथायन लेवल जो है वो कैसे इंक्रीज हुआ है। सुदर्शन क्रिया योग इंक्रीजेस अलर्टनेस एंड डीप रिलैक्सेशन। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आप अपने आप को एंगेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि डेली बेसिस पे इवन इफ आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन वीकली बेसिस पे आप 1 से 2 घंटा अपना पैशन है, अपनी हॉबीज है, उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है वो आपको ज्यादा क्रिएटिव बनाएगी, मोर नॉलेजेबल, सोशली इंटीग्रेटेड रखेगी, और ओवरऑल आप अपने आप में बहुत हेल्दी फील करोगे। अच्छा, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का और एक बेनिफिट जो है वो आपको सेरोटोनिन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। जनरली हमें क्या लगता है कि सेरोटोनिन ज्यादा होता है, सेरोटोनिन जो है वो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। अगर सेरोटोनिन कम है तो हमारा मूड लो है, और अगर सेरोटोनिन बढ़ेगा तो हमारा मूड भी एलिवेट होगा। लेकिन ये वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे प्रोसेस है। अगर हमारा सेरोटोनिन लेवल कम भी है तो हम ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे हमारा मूड एलिवेट होता है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली सेल्फ इंड्यूस मूड चेंजेस जो है वो भी हमारे सेरोटोनिन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड चेंजेस इन द मूड है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मूड एलिवेट होगा तो सेरोटोनिन भी सिंथेसिस होगा, सेरोटोनिन जो है वो एनहेंस होगा। स्लीप, जैसे कि मैंने बताया कि अगर डिस्टर्ब स्लीप है तो वो सेरोटोनिन पाथवेज जो है उसको डिसेंसिटाइज कर देगा, तो वो अगेन आपको डिप्रेस्ड फील करवाएगा। नेचर जो है विच इज अ थेरापी विद नो साइड इफेक्ट्स एंड रेडीली अवेलेबल एट अ जीरो कॉस्ट, तो आप नेचर के साथ टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा निदान जो आज के लेक्चर में हमने देखा वो क्या है, सोशल मीडिया ओवरयूज। तो हम सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये एक इंसान पे रिसर्च है जिसने 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज जो है वो फॉलो किया। तो आप देख सकते हैं कि इन 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज पीरियड जो है वहां पे इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे इंक्रीज हुई। नीचे जो है वो ओवरऑल एंटायर ईयर का आप ग्राफ देखिए उसके प्रोडक्टिविटी का, और ड्यूरिंग सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है वो कैसे प्रोडक्टिविटी का ग्राफ जो है वो इंक्रीज हुआ है। क्यों होता है? तो अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो तो देयर विल बी लेस कंपेयरिंग, you can reclaim your time in the positive things, you can remain focused. of course मैं आपको बोल दूं कि आप हमेशा के लिए अपने मोबाइल में से सोशल मीडिया एप्स जो है वो डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। मैं समझती हूँ कि एब्स्टिनेंस इज नॉट एन ऑप्शन, बट यू कैन प्रैक्टिस सेफ सोशल। तो कुछ गाइडलाइंस है फॉर लिमिटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी फ्रॉम सेल फोन्स। क्या हम फॉलो कर सकते हैं? तो while sleeping keep your phone a few feet away from your body। कम से कम 6 से 8 फीट जो है आपने अपना मोबाइल जो है वो दूर रखना है। आपको लगता है कि इमरजेंसी कॉल आएगा, तो इमरजेंसी कॉल साल में 1-2 बार ही आते हैं, और जब आते हैं तब आप दूर से उठ के भी अपना फोन उठा सकते हैं। आपको लगता है कि सुबह में उठ के हम अलार्म सेट करते हैं,
मोबाइल में, तो हम मोबाइल दूर कैसे रखें? तो आप अपने मोबाइल की जगह पे अलार्म क्लॉक ही ले लीजिए और अलार्म जो है वो अलार्म क्लॉक में ही आप सेट करें। यूज हेडसेट rather than holding phone close to your head while talking on the phone। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप या तो स्पीकर पे अपना फोन रखिए या तो हेडसेट यूज करिए। डायरेक्टली जो है वो फोन को कान पे मत रखिए, क्योंकि इससे क्या है कि हेड में, ब्रेन में जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो है उसका डिपोजिशन होता है। कीप योर डिवाइस अवे फ्रॉम योर बॉडी एंड हेड व्हेन स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो। कोई भी ऑडियो वीडियो देख रहे हैं तो तब भी एक डिस्टेंस पे रखिए अपने डिवाइस को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो, फास्ट मूविंग व्हीकल में आप बैठते हो, तो आपने अपना फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे रखना है, बिकॉज your phone puts out more radio frequency energy to maintain a connection as it switches from one cell tower to another cell tower। जब भी एक सेल टावर से दूसरे टेल टावर को शिफ्ट करता है तो कनेक्शन मेंटेन करने के लिए आपका सेल फोन जो है वो बहुत ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो है वो इमिट करता है। तो आप उससे ज्यादा अमाउंट में एक्सपोज हो सकते हो अगर आप अपना फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे नहीं रखते हो तो। और एक दूसरी चीज आप कर सकते हो कि अनडिजिटाइज मी कैंपेन का पार्ट बन सकते हो। तो क्या है ये अनडिजिटाइज मी कैंपेन? आप 30 डेज के लिए सोशल मीडिया ऐप चैलेंज नहीं ले सकते, लेकिन डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस जो है वो आप कर सकते हो, जिसको हम अनडिजिटाइज मी कैंपेन के अंतर्गत हमने रखा है। तो आप एक ओथ ले सकते हो, एक अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हो कि आज से while reading a book I will keep my phone face down। while waking up for a school or for office I'll keep my phone face down। फोन फेस डाउन में यहाँ पे तो मैं 6 से 8 फीट दूर ही रखूंगी, है ना। डोंट यूज योर फोन एज एन अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक की तरह आप अपने फोन को यूज मत कीजिए, इंस्टेड आप अलार्म क्लॉक ही ले लीजिए, जिससे आप सुबह में जो आधा घंटा किल करते हो सोशल मीडिया ऐप यूज करने में, मोबाइल स्क्रॉल करने में, वो आपका बच जाएगा। और उस आधे घंटे को, उस 45 मिनट्स को आप एक्सरसाइज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। While enjoying breakfast or having any meal I'll keep my phone face down or I'll not use my phone। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाते वक्त फोन आ जाता है तो फोन पे बात करते हैं। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि खाना खाते वक्त ना ही हम टीवी सीरियल्स देखेंगे, ना हम फोन यूज करेंगे, ना किसी का फोन आएगा तो हम उठाएंगे। खाना खाने में जस्ट 5 से 10 मिनट ही लगती है हमें, तो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि हम अपना फोन नहीं उठाएंगे तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, हम बाद में कॉल बैक कर सकते हैं। While doing exercise or while doing yoga I'll never use my cell phone। While hanging out with फ्रेंड्स के साथ हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम कभी भी अपना मोबाइल फोन जो है वो यूज नहीं करेंगे। While playing with किड्स के साथ जब हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, तब भी हम अपना फोन जो है वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि वीक में एक दिन आप अपना सेल फोन जो है वो स्विच ऑफ रखिए। देखिए, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। लेकिन जब आप वीक में एक दिन स्विच ऑफ करते हो अपना मोबाइल, तो आप ये प्रूव करते हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी सर्वेंट है, वो आपकी मास्टर नहीं है। और दूसरी चीज, स्मार्टफोन एडिक्शन से अगर आपने बचना है तो यू नीड टू बिकम मोर स्मार्टर देन स्मार्टफोन्स। कैसे आप कर सकते हो? यू कैन फाइंड अ रिप्लेसमेंट। रिप्लेस फोन विथ अलार्म क्लॉक, ये हमने डिस्कस कर लिया। रीड अ बुक बिफोर स्लीप एट नाइट। अब रात को सोने से पहले जो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं उसकी जगह पे हम कोई बुक पढ़ते हुए सोए, वो ज्यादा बेटर है। दूसरा, हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हॉबीज जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो अननेसेसरी हम टाइम किल करते हैं सोशल मीडिया में, उसकी जगह पे। दूसरा है क्रिएट सम फ्रिक्शन।
अब ऐसा है कि मोबाइल हम जनरली क्या है कि अपनी थंब प्रिंट जो है, फिंगरप्रिंट ही मोबाइल ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं, जो जिसमें हमें बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो हमें कुछ फ्रिक्शन, हमारा पासवर्ड जो है थोड़ा सा लॉन्ग रखना है, ताकि हमें थोड़ा बोर हो कि अरे अभी क्या यूज करना, फिर से लंबा पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो कि सोशल मीडिया ऐप जो है वो मोबाइल में यूज ना करते हो, आप अपने डेस्कटॉप पे यूज करें। तो देखिए, डेस्कटॉप आप अपना बार बार, आप हर जगह पे लेके नहीं घूमते हो, नंबर वन। दूसरी चीज, आप बार बार ओपन नहीं करते हो। तो एक कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो सोशल मीडिया चेक करने का, वो आपका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा अगर आपने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप जो है वो डिलीट करके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम ऑन अ सेल फोन, यू कैन यूज इट ऑन अ डेस्कटॉप। दूसरी चीज, आज ही मैं अपनी एक इंटर्न से डिस्कस कर रही थी, तो उसने एक चीज बताई कि उसको भी इंस्टाग्राम का एडिक्शन हो गया था। तो उसने कैसे कंट्रोल किया उस चीज को, तो अगर आप मोबाइल पे भी यूज कर रहे हैं तो आप उसकी टाइम लिमिट सेटिंग्स में जाके उसकी लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो उसने क्या किया था कि 24 आवर्स में सिर्फ 15 मिनट्स के लिए वो इंस्टाग्राम यूज कर सकती है। 15 मिनट्स अगर उस दिन उसने यूज कर लिया है, तो उसके बाद वो सोशल मीडिया ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम, उसके केस में वो यूज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे आप जो सोशल मीडिया ऐप से उसकी सेटिंग्स में जाके उसकी टाइम लिमिट जो है वो आप सेट कर देंगे, तो उससे ज्यादा टाइम आप वो जो है वो ऐप यूज नहीं कर पाएंगे। और चीज जो आप कर सकते हैं, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस ऑफ द मोस्ट एप्स, जिसकी वजह से ये जो पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम में हमने देखा कि बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। डिलीट अननेसेसरी एप्स, बी विदाउट अ सेल फोन एट टाइम्स, कभी कभी आप सेल फोन के बिना भी रह सकते हैं। ब्लॉक एन आवर फॉर सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया यूज करना है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं दिन में बस 1 ही घंटा यूज करूंगी। लेकिन ये क्या करूंगी, देखिए एक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहे 1 ही घंटा यूज करूंगी, लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन्शियस होने की जरूरत है कि वो 1 घंटे में हम क्या ले रहे हैं सोशल मीडिया से। अगर वो हम नेगेटिव चीजें ले रहे हैं तो 1 घंटा भी हमें हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ही सिंक कर सकता है, बहुत ही डाउन कर सकता है। तो हम क्या कंटेंट ले रहे हैं, इसके लिए भी हमें बहुत ही कॉन्शियस होने की जरूरत है। Remind yourself, track your usage, keep a smart wallpaper and paste posters. तो अगर आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो दो ही चीजें मैंने इस चीज में इंक्लूड करी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें क्या क्या डिस्कस किया हमने। नेचर फ्री एनवायरनमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवर यूज और मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया, faulty dietary habits like high calorie and nutrient poor diet, lack of sleep, social isolation, and throat cutting competition of modernization. और क्या थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज, स्पेंड टाइम इन नेचर, एंगेज योरसेल्फ इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, लिसन म्यूजिक, सिंग, सेफ यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करना, योगासन, प्राणायाम, योग निद्रा, religious and spiritual involvement, contribution and services to others, sleep of 7 to 8 hours, and that should be a sound sleep, and ultimately Pratimarsh Nasya. Thank you so much. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि कई बार हम खुद ऐसे सोचते हैं कि इस दवाई ने कैसे काम नहीं किया या कम कैसे काम किया, और इस सारे विषय को सोचने के लिए हमारे सारे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे कि हम किस तरीके से पेशेंट्स को पूर्ण रूप से लाभान्वित कर सकते हैं, और उनकी दिनचर्या में लिमिटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपने बताया, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। Thank you, madam. जी, डॉक्टर मृतिका सिंह, डॉक्टर सविता, आपके लेक्चर्स को काफी सराहना की है, और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अपने
अपने पेशेंट्स के लिए हम अच्छी जीवन व्यवस्था कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपने साइंस के साथ भी इसको बहुत थोड़ा आम के विषय में फर्क थोड़ा आप उसका बताइए। मतलब आम के विषय में ऐसा है कि है कुछ कंसेप्ट मेरे, तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आम को कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकली उस कंसेप्ट को हमें यूटिलाइज करना है। जी डॉक्टर दीदी, अभी मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब चैनल जो अपना है विश्व आयुर्वेद परिषद का, तो ये सेशन का पूरा वीडियो उस पे रहेगा और आप बाद में भी देख सकते हैं। और सभी से निवेदन है कि जो पर्टिकुलर समय पे होता है उस पर भी आपने ज्वाइन करना चाहिए। कभी इमरजेंसी है तो चलो अलग बात है। और बीच में मैंने इसीलिए अपलोड बंद कर दिए थे कि अगर अभी अच्छी संख्या नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, तो यही सोच के किया था। मगर आजकल मैं रेगुलर कर रही हूँ, मगर आप सभी को कोशिश करनी चाहिए नियमित रूप से इधर ही आने की। मुझे लगता है और कोई क्वेश्चन है नहीं डॉक्टर साहब। ओके मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, इटरा जामनगर की याद आ गई और वही बात हमें महसूस हो रही थी आपका लेक्चर सुनते हुए कि हर बात को स्पष्ट रूप से डिफाइन करके एक लयबद्ध तरीके से उसको प्रेजेंट करना बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं थैंक यू, विश्व थैंक यू। आयुर्वेद के प्लेटफॉर्म से तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और हम आगे भी, मैं आपको फोन करती हूँ कि हम किस तरीके से आगे का लेक्चर का समय आप लोग कर पाए, है ना। जी जी। मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्व मंगल की कामना के साथ आज के स्पीकर और सभी पार्टिसिपेंट्स का